जी, वो फिज़िकल क्लास लेने वाले जो आज क्लास में फिज़िकली या हाइब्रिड क्लास में नहीं आए, वो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये बारिश की बूंदों से क्यों इतना डरते हैं आप? पेज 582 पानी खड़ा हुआ था, कागज़ की कश्ती बना लेते हैं। अच्छा जी, कल हम पढ़े थे रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। तो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा ज़ीरो रेट सेल कर रहा है तो उसको रिफंड हुआ करेगा 45 दिन में। ये ज़रा डिवाइस करें कल वाला जो पढ़ा था। पेज नंबर 578 पे हमने पढ़ा था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करें और अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करके उसका अल्लाह आपका भला करे ना लें NIC या NTN, तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक रजिस्टर्ड बंदा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों सेल कर रहा है तो उसका नॉन टैक्सेबल सेल का इनपुट डेड हो जाएगा, सिर्फ टैक्सेबल सेल का अलाउ होगा और सिर्फ रजिस्टर्ड बंदा इनपुट माइनस कर सकते हैं, बाकी लोग तो ज़ाहिर बात है इनपुट माइनस नहीं कर सकते। तो बोर्ड अगर चाहे तो फेडरल मिनिस्टर को कहकर तो ऐसी सूरत में कुछ गुड्स का बता दे जो गुड्स अनरजिस्टर्ड को आप बेच नहीं सकते, लेकिन अगर आपने बेच दी तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि आपको इनपुट माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन कैश में पे नहीं हो सकती सिवाय बिजली के बिलों के। फिर हमने पढ़ा था कि पेमेंट होनी चाहिए बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ जनरल टायर से और बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ होंडा से, बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ जनरल टायर में पेमेंट होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो फिर इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। फर्दर हमने पढ़ा था कि अगर जनरल टायर को पैसे ना मिले उसके बैंक अकाउंट में तो जनरल टायर ने जो सेल किए हैं टायर, उन टायर में जो रबड़ इस्तेमाल हुआ था उस रबड़ का इनपुट डेड हो जाएगा। और फिर हमने एक पढ़ा था कि आपस के रिसीवेबल पेएबल आप कैंसिल कर दें 3 शराइत के साथ। जो गवर्नमेंट को टैक्स बन रहा है 18,000 वो जमा करवा दें और इसके साथ जो है वो ये ट्रांजैक्शन जो है जब आप करें तो कमिश्नर से अप्रूवल ले लें। तो आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दें, इसमें पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, बेशक पेमेंट ना भी करें कोई मसला नहीं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर जनरल टायर एक बुरे बच्चे को चीज़ें बेचे और बुरा बच्चा कैश लेके आया हो तो फिर जो टायर के पैसे वो लाया बुरा बच्चा वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दें, बस फिर इससे आपको रबड़ का इनपुट अलाउ हो जाएगा। और आखिरी बात हमने ये पढ़ी थी कि पेमेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कितने दिनों में होनी चाहिए? 180 दिनों में। फिर हमने पढ़ी थी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर जो है वो होंडा टायर जनरल टायर टायर बेच रहा है तो ऐसी सूरत में लायबल तो जनरल टायर ही है। अगर वो हाँ ठीक है, लायबल तो जनरल टायर ही है कि उसने 118 में से 18 गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि होंडा को ये पता था कि उसने ये करना है तो फिर होंडा को भी पकड़ा जाएगा, होंडा को भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपका दोस्त कोई गड़बड़ करता हुआ पकड़ा गया तो अब आपको भी पकड़ा जाएगा। तो घर वाले कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे उसके साथ ना फिरा करो, उसके साथ ना जाया करो। एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हुआ करेगी। जो एक्सेस इनपुट टैक्स होगा उसको क्या कर लिया जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। एक्सेस इनपुट टैक्स को कर लिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने का इनपुट बनाया जाएगा। पेज 595 पे हमने पढ़ा था कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने का इनपुट बनाया जाएगा। एंड सो ऑन, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट का इनपुट जो है 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। उसके बाद जब इनपुट को 90% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए आउटपुट से तो इसको अलाउ भी कर दिया जाएगा, इसकी रिफंड भी अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिफंड लेने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे जून तक और अगस्त के महीने में आके अपने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाएंगे, फिर ये आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर कोई दूसरा बंदा है जैसे इंडिविजुअल एओपी तो वो कंडीशंस पूरी कर देगा जो बोर्ड बताएगा, फिर इसको सेकंड मंथ में रिफंड मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला का इनपुट माइनस हुआ करेगा जितना इसका आउटपुट है और ऑडिटर को आईकेप को रेफर कर दिया जाएगा। टायर 1 रिटेलर्स का 60% इनपुट डेड कर दिया जाएगा अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया विद FBR कंप्यूटर सिस्टम। जीरो रेट सेल वाले का हमने ये तरीका बताया था कि जीरो रेट सेल वाला जो है उसके रिफंड लेने का ये तरीका होगा कि जीरो रेट सेल वाला जो है वो जनवरी का न्यूमेरिकल 12, 13 फरवरी, 15 फरवरी तक रिटर्न जमा करवाएगा और रिफंड एप्लीकेशन देगा।
रिफंड एप्लीकेशन के मिलने के 45 दिनों में इंशाल्लाह हम उसको क्या कर दिया करेंगे, रिफंड कर दिया करेंगे। अगर एक बंदा जीरो रेट सेल का रिफंड लेने आ रहा है, वो जो चिन्ह पे यहां लिखते थे हम, अगर एक बंदा जीरो रेट सेल का रिफंड लेने आ रहा है और उसने कोई इनकम टैक्स वगैरह भी जमा कराना है, अब इधर से वो सेल्स टैक्स का रिफंड लेने आ रहा है, उधर से उसने इनकम टैक्स जमा करवाना है, अब ये दोनों फिगर्स नेट कर दी जाएंगी। यानी वो बंदा कहता है कि मैंने सेल्स टैक्स में हुकूमत से रिफंड लेना है 7 रुपए और मैंने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना है 4 रुपए। अब आपको रिफंड कितना मिलेगा? सिर्फ 3 रुपए। तो अगर एफबीआर का ही कोई टैक्स आपने लेना है एफबीआर से और एफबीआर को ही कोई टैक्स देना है, तो लेना देना नेट हो जाएगा। हाँ जी, जीरो रेट वाला रिफंड, जीरो रेट वाला ही सेक्शन चल रहा है, करें नोट। ये छतरी मंगवाएं। ओके, अगर एक रजिस्टर्ड बंदा अगर एक रजिस्टर्ड बंदा लाइबल है कोई टैक्स पे करने के लिए डिफॉल्ट से चार्ज पेनल्टी अंडर एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड, यानी अंडर एनी अदर लॉ, अंडर एनी अदर लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड, द रिफंड अंडर दिस लॉ, रिफंड अंडर दिस लॉ, रिफंड कितना है 7, शेल बी मेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डैट अमाउंट, डैट अमाउंट कितनी है 4, तो रिफंड अंडर दिस लॉ शेल बी मेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दैट अमाउंट, उस अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद रिफंड दे दिया जाएगा। अच्छा, जब कोई बंदा क्लेम करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड जो कि अलाउड नहीं था, तो उसके खिलाफ केस शुरू किया जाएगा और 60 दिनों में यह केस मुकम्मल कर दिया जाएगा। बोलें, जब कोई बंदा क्लेम करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि अलाउड नहीं था, ऐसा गलत इनपुट क्लेम कर लिया जो कि अलाउड नहीं था, तो उसके खिलाफ केस मुकम्मल किया जाएगा कितने दिनों में? और इंक्वायरी या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी तो 60 दिन में भी एक्सटेंडेड अप टू 120 डेज। कम से कम किस लेवल का बंदा इन्वॉल्व होगा? कम से कम एडिशनल कमिश्नर के लेवल का बंदा इन्वॉल्व होगा और वो कहेगा ये केस फाइनल नहीं हो रहा 60 दिनों में। अब टोटल कितने दिन लगेंगे डिसाइड करने में? 120 दिन। और बोर्ड अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स। बोर्ड अगर चाहे तो 9 महीने तक भी इंक्वायरी को प्रोलॉन्ग कर सकता है। जब कोई बंदा क्लेम करे इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड जो कि अलाउड नहीं था, उसने गलत तरीके से क्लेम किया है, तो उसके खिलाफ केस मुकम्मल किया जाएगा 60 दिनों में। 60 दिन को बढ़ा दिया जाएगा 120 दिनों से अगर ज़रूरत महसूस हुई एडिशनल कमिश्नर तक के लेवल के बंदे को। बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स। तो बोर्ड इस पीरियड को कितने महीने तक लेके जा सकता है? 9 मंथ्स। एडिशनल कमिश्नर का लेवल क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। भाई एडिशनल कमिश्नर का लेवल है ना, लेवल ये देख लें, इसका लेवल डिप्टी और असिस्टेंट से तो ऊपर का बंदा है ना, तो ये अगर कहेगा तो फिर इतने दिनों तक एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट है
सेल्स टैक्स में पेज नंबर 583 पे आप जमा करवाते हैं अपनी रिटर्न, फिर टैक्स वाले आपको शुरू करते हैं आपका ऑडिट। ऑडिट के बाद वो कहते हैं शो कॉज, वजह बताएं क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यहां पे आप रिप्लाई करते हैं टीपी विल रिप्लाई, टीपी विल रिप्लाई, यहां पे आप रिप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके घर क्या आ जाता है, असेसमेंट ऑर्डर। तो ऑडिट आप कह सकते हैं घूरना, शो कॉज नोटिस आप कह सकते हैं बार्किंग, जिसको आप भो भो कुछ कहते होते हैं उर्दू में, बार्किंग, और इसको आप कहते हैं बाइट। देखिए आप जा रहे होते हैं, वो पहले क्या करता है, वो पहले आपको घूरता है दूर से, ठीक है, वो से समझ गए ना। हम एक और मिसाल दे रहे हैं, वो घूरता है आपको। घूरने के बाद आपको वो भौंकना, वो बार्किंग शुरू करता है। वो क्या शुरू करता है, बार्किंग। इसके बाद आपके पास मौका होता है दरख्त पे चढ़ने का, दरख्त पे चढ़ने का। अगर आप नहीं चढ़ सके दरख्त पे तो आपकी टांग से खून निकल रहा होता है, तो वो आपको काट लेते हैं। तो बिल्कुल टैक्स वाले भी इसी तरह करेंगे, वो पहले आपका ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके वो बताएंगे कि आपने जीरो रेट सेल नहीं की, आप झूठ बोल रहे हो, आपने जीरो रेट सेल की है। ऑडिट करने के बाद वो आपको कहेंगे आप वजह बताओ क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप वजह नहीं बता सकेंगे तो आपके घर क्या आ जाएगा, हमने आपको असेस कर लिया है, हमने आपको असेस कर लिया है। असेसमेंट ऑर्डर के बाद आपके पास कोई चारा नहीं होता, एंड यू विल हैव टू पे टैक्स। अब आपको टैक्स पे करना है, टीका लगवाना है ना। देखिए जब काट लेगा तो टीका लगवाना। आप ये तो नहीं कहते अबू उसने भोंका मुझे टीका लगवा दें, अबू मुझे टीका लगवा दें, वो दूर जोर से भोंका उसने, मेरे तो क्या मुंह को आ गया, कलेजा, अबू मेरा तो कलेजा माउथ को आ गया था। भाई घूरने और बार्किंग के ऊपर टीका लगते हैं। अच्छा जी, सारी बातें सच्ची थी इसलिए लाइट गई है। अच्छा जी, तो पहले आपका क्या शुरू होगा, हाइब्रिड वालों, पहले आपका क्या शुरू होगा, ऑडिट। बोलें बोलें बोलें, थर्ड रो में जो बैठे हुए हैं जल्दी बोलें। अब पहले आपका क्या शुरू होगा, ऑडिट। ऑडिट वो थर्ड रो में तुम्हें नहीं नजर आ रहा, तो पहले आपका शुरू होगा ऑडिट, उसके बाद शो कॉज नोटिस, और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर। बोलें असेसमेंट ऑर्डर कैनॉट बी इशूड before issuing show cause notice. Assessment order cannot be issued before issuing show cause notice. यानी पहले आप show cause notice देंगे। और देखें ये सारी बातें बड़ी नेचुरल सी हैं। आपने क्या जमा करवाई, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या शुरू हुआ, ऑडिट। मींस वजह बताओ आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन। ऑडिट मींस बस ये गलतियां निकली हैं। गलतियां निकालने के बाद बार्किंग क्या होती है ना, बार्किंग होती है इंटेंशन टू बाइट। तो इट इज एन इंटेंशन, ये एक इंटेंशन है। तो शो कॉज नोटिस इश्यू होगा और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। हम शुरू करेंगे पेज 582 से। लिमिटेशन फॉर असेसमेंट। असेसमेंट की लिमिटेशन क्या है, द शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 5 years from the end of the financial year in which the relevant date falls। जिसमें relevant date fall करती हैं उसके उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर। व्हाट डज इट मीन, इस बात का मतलब क्या है। आज अगर आप आ चुके हैं तो फिर सुनिएगा कि इस बात का मतलब क्या है। अच्छा जी,
आपका मंथ है फरवरी का, आपने रिटर्न फाइल की 13 मार्च को या 14 मार्च को या 15 मार्च को आपने रिटर्न फाइल की। अच्छा, ये जो हुकूमत का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, ये होगा 30 जून को। हुकूमत का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 30 जून को। तो ये फरवरी 2022 है, तो आपने 13 मार्च 2022 को रिटर्न जमा करवाई। हुकूमत का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 30 जून 22 को। अब इससे आगे आपने गिनने हैं 5 साल। लास्ट डेट बोले बोले बाय विच, बोले 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 शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड बाय होम, बाय टैक्स पेयर। हद होगी, टैक्स पेयर ने उसे कहने की वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। शो रिटर्न सिर्फ रिटर्न टैक्स पेयर जमा करवाता है। ऑडिट कौन करते हैं? एफबीआर। शो कॉज नोटिस कौन भेजते हैं? एफबीआर। असेसमेंट ऑर्डर कौन भेजते हैं? आप सिर्फ रिटर्न जमा करवाते हैं। अब वो डेट बता दे मुझे। 30 जून 2027। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने मिसाल लिख ली सेक्शन 11 के जी के 1 की। चलें, खूबसूरत से करके इसको नोट कर लें। ओके भाईजान, आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है। बैग नहीं लाया, क्या फायदा था इससे आने का? शॉपर में डाल के ले आने नहीं। ओके, टैक्स वाले कब तक आपको बार्किंग कर सकते हैं? विद इन 5 years। बोले 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 विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच रेलिवेंट डेट फॉल्स। रेलिवेंट डेट फॉल्स क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं, पहले जरा पढ़ लें। बोले द शो कॉज नोटिस shall be issued within 5 years from the end of the financial year in which relevant date falls। अच्छा, इसको ना जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है, इसको रेलिवेंट डेट इसलिए कहते हैं कि इस दिन आप टैक्स पे करते हैं। ये जरा कहीं लिख लें बड़ा सा करके, रिटर्न फाइल को रेलिवेंट डेट क्यों कहते हैं? इस दिन आप टैक्स पे करते हैं।
चलिए दुनिया दी औस नुख रहा है, उत्थे भी बारिश हो रही है कह रहे हैं। The show cause notice shall be issued within 5 years from the end of the financial year in which relevant date falls. बार बार याद करें, the show cause notice will be issued within 5 years from the end of the financial year in which relevant date falls. अच्छा, अब शो कॉज नोटिस तो इशू हो गया, अब अगला काम क्या है, जल्दी से बताएं जरा, अगर सुबह से बैठे हुए हैं, अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया, अब अगला काम क्या है, असेस। अच्छा, शो कॉज असल में ना रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर, असल में यहां से कहानी समझ लें। रिटर्न फाइल हमने की थी, बोले किस दिन, 13 मार्च, यहां लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, 13 मार्च 2022 को। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ था, 30 जून 22 को। उसके बाद कितने साल के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए, उससे पहले ऑडिट समेट लेना है, उससे पहले ऑडिट समेट लेना है, ताकि 5 साल के अंदर अंदर क्या इशू कर दें, शो कॉज नोटिस। लेकिन सवाल है कि जब शो कॉज नोटिस हो गया, यानी देखें ये तो अजीब भोंगी सी बात है कि 9 बजे उसने जो है वो भोंका और शाम को जब 5 बजे मैं वापस जा रहा था तब उसने काटा। हम कहेंगे यार बहुत गैप आ गया था, अब तो हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे, तो इसके कुछ टाइम के अंदर अंदर कर दिया करो, यानी कि हमें भी प्रोग्राम पता हो। तो कल तूने घूरा था, परसों तूने घूरा था, कल तूने बार्गेन की, आज तो बाइट करने आ गया, यार ऐसा तो नहीं लुट मची हुई यार, तो थोड़ा सा जरा जल्दी कर लिया करता कि हम भी मेंटली प्रिपेयर रहें। कोई बॉडी शॉडी स्टिफ कर लेते, कुछ कर लेते, तुझे मार देते, कुछ कर लेते, डंडा शंडा लेके आ जाते। कोई जराब से बंदूक निकाल लेते, ज्यादा हो गई, अस्तगफिरुल्लाह। एन असेसमेंट ऑर्डर shall be made within 120 days of issuance of show cause notice. बताएं जी माय डियर, असेसमेंट ऑर्डर विल बी इशूड, बोले। अच्छा, इसको इस तरह ना करें, ये 11 के जी का 1 हो गया ना, ये 11 के जी का 1 है, ये बात तो आपको पता है ना, हमने इसके लिए की थी, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा पॉइंट है, 11 के जी का 2। अच्छा, एक बात जरा गौर से सुनिएगा, एज्यूम इन अबव एग्जाम्पल, एज्यूम करें इन अबव एग्जाम्पल, शो कॉज नोटिस इज बोले issued ऑन 22 जून 2027। समझ आ गया, शो कॉज नोटिस कब इशू हो गया, बोले विद इन टाइम हो गया या 5 साल के बाद हुआ, विद इन टाइम हो गया। ये आखिरी तारीख थी ना 30 जून 27, विद इन टाइम हो गया ना। आप बता दें 120 दिन के अंदर क्या होगा, बाय फला डेट एफबीआर विल, एफबीआर कमिश्नर ही होता है, बाय फला डेट कमिश्नर मस्ट इशू असेसमेंट ऑर्डर। यानी भोंकने के बाद 120 सेकंड में काट लिया करो, 120 दिन के अंदर जो है। ये डेट मुझे बताएं, गिनना शुरू करें जून के दिन, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने हो गए, 8, जून के 8, जुलाई के, अगस्त के, 31 सितंबर के, ज्यादा नहीं हो गए, नहीं ज्यादा नहीं हुए अभी, अक्टूबर के 120 रख के बैलेंसिंग निकाले ना, ले जी, जिस बच्चे ने तो लिख दिया 22 अक्टूबर, आई कैप अश कर उठेगा कि इसने कमाल डेट कैलकुलेट करके दे दी है। 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 27 आखिरी तारीख है जब तक आप क्या उसको इशू कर दें, बोलें असेसमेंट ऑर्डर।
चलें जी, इसको खूबसूरत से करके गंदा सा नोट कर लें। 20 अक्टूबर 27 इज द आखिरी तारीख। जब तक आपने क्या इशू कर देने उसके घर बोलें, असेसमेंट ऑर्डर। हाँ, SCN क्या है भाई? शो कॉज नोटिस। SCN शो कॉज नोटिस है। सीम कीम नून SCN शो कॉज नोटिस, चाइनीज में बता रहा था। साथ वाले को गुदगुदी करें, चीन मून पीन करके। वो ऑलरेडी घर से करा के आया हुआ है। अच्छा ठीक है। हो गया जी? हाँ, मान जे ना हो गया। ये 114 का 2 है, ये 11 जी का 2 है। 11 जी का 2 है। 11 जी, 11 को इज्जत दिया करें। 11 जी का 2। Assume in above days example, assume in above example show cause notice issued on 22 जून। वैसे टाइम पे हो गया 22 जून, टाइम पे हो गया ना? बता देना 22 जून 30 जून से पहले है ना? तो अब बाय 20 अक्टूबर कॉमी मस्ट इशू असेसमेंट ऑर्डर। भाई टैक्स जमा कराने की तारीख को क्या कहते हैं? रेलिवेंट डेट का जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके कितने अरसे के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस आ जाएगा? 5 साल के अंदर। शो कॉज नोटिस अगर 22 जून को आ गया तो उसके कितने अरसे के अंदर असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगी? 120 दिन के। ओह वेल डन गाइस, वेल डन। बोले एन असेसमेंट ऑर्डर shall be passed within 120 days of issuance of show cause notice। असेसमेंट ऑर्डर कितने अरसे में पास किया जाएगा? 120 दिन। तो इनके दरमियान कितना अरसा होना चाहिए? 120 दिन। यानी शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद असेसमेंट ऑर्डर आने तक 120 दिन होने चाहिए। अच्छा, बात पता है कहां से चली थी? बात ये चली थी कि आपने रिटर्न जमा करवाई है, उसमें कोई गलती निकल आई है, तो फिर ऑडिट हुआ है। ऑडिट होने के बाद शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों एक्शन लिया जाए। फिर भी आप वजह नहीं बता सके तो असेसमेंट ऑर्डर आ गया। अब आपको जो टैक्स पे करना है, गाड़ियां बेची हैं, फलां चीज़ें बेची हैं, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो मसला और स्यापा ये चल रहा है। और इन एक्सटेंडेड पीरियड स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। कमिश्नर अगर कहे तो फिर पीरियड एक्सटेंड भी हो जाता है। एक्सटेंशन शैल नेवर एक्सीड 90 डेज। तो एक्सटेंशन मैक्सिमम कितने दिन तक जा सकती है? 90 डेज तक। यानी आम हालात में तो कितने दिनों में शो कॉज नोटिस के बाद असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देना चाहिए? 120 दिन में। लेकिन अगर हालात माड़े हो जाएं तो फिर और ज़्यादा दिन ले लें, 120 जमा 90। अच्छा, हाँ, वो ये है कि ज़ीरो रेट सेल के रिफंड के लिए खाली वो पॉइंट। अच्छा, अब मेरे भाई आपको आमी ने कहा कि बेटा 10 मिनट में दही ले आओ, 10 मिनट में दही ले आओ, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9 बजे आपका टाइम शुरू हो गया। बीच में अब्बू ने कह दिया बेटा जूते पॉलिश कर दो। अब 3 मिनट जूते पॉलिश करने पे लगे तो अम्मी अब एक्सेप्ट कर लेंगी अगर आप 9:13 तक भी दही ले आए। ये बात आपको समझ आ गई? वेल डन। अम्मी ने कहा 9 बजे बेटा 10 मिनट में दही ले आओ। बीच में अब्बू ने कह दिया, वो तो अम्मी के भी तो भी सरताज हैं, तो बीच में अब्बू ने कह दिया बेटा नहीं, बेटा तुम ऐसा करो मेरे जूते पॉलिश करो। जूते पॉलिश करने में 3 मिनट लगे। अब अम्मी को क्या कहेंगे?
अम्मी को कहेंगे इस टाइम को कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर दें फ्रॉम कंप्यूटिंग अबव टाइम। ऊपर वाला टाइम जो आपने मुझे 10 मिनट दिया हुआ है, इस 3 मिनट को एक्सक्लूड कर दें। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, टाइम को अम्मी एक्सक्लूड नहीं कर सकती। मतलब ये कि अम्मी आप गिन रही थी 9:01 हो गए, 9:02 हो गए, 2 मिनट जब हो गए तो अम्मी ने गिनना रोक दिया। अब 3 मिनट अम्मी नहीं गिनेंगी, 9:05 हो जाएंगे फिर दोबारा गिनना शुरू कर देंगी। अब जो है बकाया मिनट अम्मी गिन लेंगी और आप उतनी देर के अंदर दही और चीनी और शक्कर सब कुछ सब कुछ ले आए। अच्छा, अब कमिश्नर का दिल चाह रहा है। अच्छा, ये लिमिटेशन कमिश्नर के ऊपर है, आपके ऊपर सिर्फ एक लिमिटेशन थी, आपके ऊपर सिर्फ एक लिमिटेशन थी। आपके ऊपर ये लिमिटेशन थी कि आपने फरवरी की रिटर्न 15 मार्च तक जमा करानी है। ये टैक्स पेयर के ऊपर लिमिटेशन थी। कमिश्नर के ऊपर क्या लिमिटेशन थी कि कमिश्नर ने इस ईयर एंड के 5 साल में आपको क्या भेजने, ये कमिश्नर के ऊपर लिमिटेशन है, वरना वो भेज नहीं सकता शोकॉज नोटिस। और अगर शोकॉज नोटिस भेज दिया 5 साल के अंदर तो इसके 120 दिनों के अंदर क्या करना है, असेसमेंट ऑर्डर। अब कमिश्नर अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मैं 120 दिन के अंदर आपको असेसमेंट ऑर्डर भेज दूं, लेकिन आपने कमिश्नर को आके कहा कमिश्नर सॉरी भाई, मैं जरा डिले डाल रहा हूं काम को, 60 दिनों के लिए मैं जो है वो बाहर के मुल्क जा रहा हूं, तो प्लीज यार इस केस को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, पॉज कर दो, स्टॉप नहीं, पॉज। तो अब अगर आप 20 दिन के लिए कहीं सैर करने चले गए, 25 दिन के लिए कहीं टैक्स पेयर बाहर के मुल्क चला गया, 30 दिन के 40 दिन के लिए चला जाए, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के लिए कहीं टैक्स पेयर इधर उधर गायब हो गया, तो हो सकता है कोई मसला नहीं, टैक्स पेयर गायब हो जाए। लेकिन फिर वो जो 60 दिन के लिए कहीं गया हुआ है 9:02 से 5 मिनट तक, वो जो 60 दिन के लिए कहीं गया हुआ है, वो वाले दिन अब कमिश्नर काउंट करना बंद कर देगा। अब इसी सवाल में अगर मैं कहता कि टैक्स पेयर 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, तो फिर हम यहां डेट 22 अक्टूबर डालते। समझ आई? काउंटिंग करनी दिनों की बंद कर देनी है। कब काउंट करें? 120 दिन, 120 दिन काउंट करें, 8 दिन ये, 31 दिन ये सारे दिन काउंट करें, लेकिन काउंटिंग करते करते क्या करें, काउंटिंग करना बंद कर दें। कब? अगर टैक्स पेयर ने कहा कि अगस्त में मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया, तो अगस्त के 29 दिन ले लीजिएगा। 2 दिन के लिए मैं बाहर चला गया, अगस्त के 29 दिन ले लीजिएगा, काउंटिंग करना 2 दिन के लिए, फिर तो डेट ऑटोमेटिकली 22 पे चली जाएगी ना। और समझ आई? नहीं समझ आई? ये 2 दिन के लिए बाहर चला गया तो कितने दिन हो गए? 29। अब 120 में से माइनस करेंगे तो ये तो 22 तारीख आएगी। तो ऑब्वियसली वो 2 दिन जब काउंटिंग करना बंद कर देंगे तो ऑटो पे लगे होंगे और वो सारा का सारा सही हो जाएगा। क्लियर? ये फिक्रा कुछ समझ आया? जरा पढ़ें ये फिक्रा। A period in which the case is paused because of बोले because of time taken through pause by tax payer। अगर टैक्स पेयर पॉज करा दे केस को तो कर दें पॉज, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ें, शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटिंग अबव पीरियड। अबव पीरियड गिन कौन रहे? 120 दिन कमिश्नर के ऊपर होता है 120 दिन में भेजे, वरना वो मुझे काट नहीं सकता, 120 दिन के अंदर तो बंदा लोहे का लिबास खरीद लेता है, फिर कहां से कुत्ते ने काटना है? तो 120 दिन है उसके पास। डन? ओके। Any period in which case is adjourned because of stay order, स्टे ऑर्डर कई दफ़ा ना टैक्स पेयर जाके ले लेते हैं कि यार मेरे खिलाफ ये केस ही नहीं होना चाहिए था। स्टे ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम कोर्ट, ये कोर्ट में जाके ना केस ही रुकवा देता है, कहता है यार ये सब कुछ मेरे खिलाफ कर रहे हो, मैं इसको मानता ही नहीं। उन दिनों को भी फिर ज़रा काउंट करना बंद कर दें, फिर कोर्ट ही फैसला को सुनाएगा तो फिर देखेंगे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय टैक्स पेयर ने
ऑल्टरनेट कमेटी के पास चला गया है। ये ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक दिन हम पढ़ेंगे, पूरा एक दिन इसका लगेगा पढ़ने में। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक कमेटी वगैरह बनी होती है जो इन लोगों के लड़ाइयों को हल कराती है। तो अगर आप ADRC के पास चले गए हैं तो फिर भी आप बस रुक जाए, इन दिनों को गिनना बंद कर दें। तो अम्मी मैं दही लेने जा रहा हूँ, 10 मिनट में ले आऊँगा, लेकिन अब्बू ने जूते पॉलिश करने कह दिए, इसको भी काउंट ना कीजिएगा। अगर जो है वो दादा अब्बू ने कह दिया कि जो है फलां काम करना है मेरा, उसको भी काउंट ना कीजिएगा। और अगर आप ही को बीच में कोई और काम याद आ गया तो इस टाइम को भी उसमें काउंट। तो 2-3 बातें आपने बता दी अम्मी, इन चीजों को इसमें काउंट ना कीजिएगा। तो बोले कौन क्या करना चाह रहा है? कमिश्नर 120 दिन में असेसमेंट ऑर्डर इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर 60 दिनों के लिए कहीं गायब हो गया, टैक्स पेयर ने स्टे ले लिया, टैक्स पेयर किसी कमेटी के पास मसला हल कराने चला गया, टैक्स पेयर ने ये कर दिया, टैक्स पेयर ने वो कर दिया। तो लॉ मेकर कहता है इट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटिंग द अबव 120 डेज या 90 डेज। ऊपर वाले 120 डेज काउंट करते हुए ये चीजें काउंट ना करना खुदा के लिए। कोई समझ आई है ये बात क्या हुई है? पता नहीं है, समझ आई है नहीं। अब सुबह का तो हमने कुछ भी नहीं किया, जाके हमारे आसान सी बातें पढ़ी हैं कि उसके 5 साल के अंदर शोकॉज नोटिस होगा और शोकॉज नोटिस के 120 दिन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर होगा। सुबह का तो हमने ये पढ़ा, ये तो फारग है। ये समझ आई है कोई बात क्या लिखी हुई है? देखें जरा दोबारा। कोई भी अरसा, बोले कोई भी जिसमें केस पॉज हो जाए बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ये जो भी है नीचे लिखी हुई आप लोग याद कर लेंगे इंशाल्लाह, इसकी टेंशन नहीं है। थीम समझने जरूरी है। कोई भी अरसा जिसमें केस पॉज हो जाए बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस अरसा शैल बी एक्सक्लूडेड, द पीरियड शैल बी, ये मेन थीम है, पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम काउंटिंग अबव डेज, ऊपर वाले डेज से। क्लियर? चल सकता हूं आगे? ओके, शुक्र है। रेलिवेंट डेट क्या होती है यार? रेलिवेंट डेट होती है जिस दिन आपने टैक्स पे किया है, जिस दिन आपने क्या पे किया? टैक्स पे किया। तो रेलिवेंट डेट मींस द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो नॉर्मली वी पे विद रिटर्न, हम जिस दिन रिटर्न जमा करवाते हैं नॉर्मली उसी दिन टैक्स पे करते हैं ना। अच्छा, सी, कई दफा आप टैक्स पे करने वालों में नहीं होते बल्कि आप रिफंड लेने वालों में होते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था अगस्त में एक रिफंड मिलता है, और कल हमने पढ़ा था जीरो रेट सेल का रिफंड तो अक्सर मिलता रहता है, 45 दिन के गैप से मिलता रहता है। कई दफ़ा आप टैक्स पे करने वालों में नहीं होते, कई दफ़ा आप रिफंड लेने वालों में होते हैं। तो फिर माय डियर, फिर बोले ना, फिर द वर्ड रेलिवेंट डेट मींस द डेट ऑफ रिफंड। जिस दिन आपको रिफंड मिला उस साल के एंड से 5 साल आगे गिना करने हैं। और अगर आप टैक्स पे करने वालों में हैं तो जिस साल टैक्स आपने पे किया उसके एंड से आगे 5 साल गिना करने हैं। तो अगर आप पे करने वाले हैं तो पेमेंट से आगे ईयर एंड का, देखिए पेमेंट से आगे ईयर एंड का वेट करना है, पेमेंट से आगे छलांग नहीं मारनी। मैंने ये नहीं कहा यहां से 5 साल, यहां से 5 साल गिनने हैं। अगर आप टैक्स पे करने वालों में हैं तो उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल गिनने हैं। और अगर आप टैक्स पे करने वालों में नहीं है, आप रिफंड मांगने वालों में, हो सकता है रिफंड मांगा हो आपने, जिस दिन फिर रिफंड मिला, अगर आपको रिफंड मिलने वालों में है तो रिफंड मिलने के एंड से 5 साल के अंदर। तो व्हाट डज रेलेवेंट डेट मींस? अगर पे वाला सिनेरियो है तो पेमेंट डेट, और अगर रिफंड वाला सिनेरियो तो डेट ऑफ। लेकिन ये रिफंड का केस पता है कोर्ट में कब जाता है? रिफंड का केस पता है कोर्ट में कब जाता है? इन केस वेयर रिफंड इज एरोनियसली मेड, जहां गलत रिफंड हो जाए आपको, जहां सही रिफंड हो जाए फिर वो केस कोर्ट में क्यों जाना है? तो रिफंड वाला केस बताइएगा कोर्ट में कब जाएगा? आंखें खोल के क्लास लें, रिफंड वाला केस कोर्ट में कब जाएगा?
इन केस वेयर सेल्स टैक्स हैज बीन गलती से रिफंडेड। ये बात तो समझ आ गई ना? रिफंड वाला केस कोर्ट में कब जाएगा? जल्दी बोले। जब गलत रिफंड होगा, वरना क्यों जाना है? यार ये सेल्स टैक्स विदहेल्ड करना ना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब ये लाइन है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच सेल्स टैक्स वॉज टू बी विदहेल्ड। अगर आपने सेल्स टैक्स काटना था, अगर आपने सेल्स टैक्स काटना था, सेल्स टैक्स काटना भी होता है एक कॉन्सेप्ट, वो ना बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि जनरल टायर बहुत ही बदनाम हो जाए तो हुकूमत होंडा को कहे अब छोड़ ही दो, बस अब इसको 118 ना ही दिया करो। आगे हल बता दें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 100 इसको दे दिया करो टायर का, 18 मुझे आके तुम ही दे दिया करो। हाँ, तो इसका मतलब है टैक्स विद, वैसे ये विद हेल्ड कोई हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हल्का फुल्का तरह सोचें, ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि पेमेंट काट के दें। जनरल टायर ने कहा यार 118 का बिल बन गया, निकालो पैसे 118। हुकूमत ने कहा इधर आओ सर, काटो काटो, विद हेल्ड। आप 100 रुपये देते हैं जनरल टायर को, 18 पे जाके हुकूमत के खाने में जमा करते, बस इसको टैक्स काटना कहते हैं। तो अगर टैक्स काटने का सिनेरियो है, लिख लें वैसे टैक्स काटना। टैक्स काटना ना असल में इधर भी आना है, ऊपर इधर आके लिखें 11F में, 11F में आके लिखें पिछले सफ़े पे टैक्स काटने का मतलब क्या होता है। असल में 11F में आना है, तो हल्का फुल्का सा चलें समझ लें होता क्या है टैक्स काटना। जनरल टायर बदनाम हो गया, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, अस्तगफिरुल्लाह। जनरल टायर बदनाम हो गया, लिख लें क्या हुआ, किसने घर में पढ़ना है ना। जनरल टायर का ओनर आपके इलाके में रहता है, आप लोगों का तो नहीं जनरल टायर कहीं। जनरल टायर बदनाम हो गया, अच्छा उसका डायरेक्टर आपके अब्बू का, अच्छा जनरल टायर बदनाम हो गया तो गवर्नमेंट होंडा को कहेगी गवर्नमेंट होंडा को कहेगी कि उसको 118 ना दो, बल्कि 18 मुझे दे दो। गवर्नमेंट होंडा को कहेगी उसको 100 बल्कि डन जी, डन डना डन। अच्छा, तो द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, फिर जिस वक्त आप टायर के पैसे दे रहे होंगे जिन पर आपने टैक्स काटना था, उस टाइम से गिनना शुरू करेंगे। कई दफ़ा विद होल्ड करने पे भी केस हो जाता है ना, तो फिक्रा याद करें, द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स, जिस वक्त आप टायर के पैसे दे रहे हैं, ऑन विच सेल्स टैक्स वॉज टू बी, जिस पर सेल्स टैक्स आपने काटना था। क्योंकि बाद में होता है ना, होंडा 16 काट ले, 12 काट ले गलती से, तो फिर होंडा के खिलाफ केस होगा। लेकिन ये केस कब से गिनना शुरू करेंगे? जिस दिन आपने उसको पेमेंट की है। ये कब से गिनना शुरू करेंगे? जिस दिन आपने जनरल टायर को द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स बाय होंडा टू जनरल टायर, उस दिन पेमेंट से दिन गिनना शुरू करते हैं। तो बात तो वही होगी ना, पहला और दूसरा तकरीबन एक ही तरह हो गया। पहले का नाम है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और दूसरे का भी नाम है टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स। उधर है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, इधर है टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स, जहां टैक्स काटना था। अच्छा, अब अपने समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं अंदर दोबारा। कासिम ने सेल की है सितंबर के महीने में। कासिम ने सेल कब की है? सितंबर के महीने में। और इसने रिटर्न कब जमा करवा दिया? 15 अक्टूबर को। इट इज कॉल्ड एज रेलिवेंट डेट। रीजन बताएं। बिकॉज आपने क्या पे किया होगा? टैक्स पे किया होगा। मुझे जरा सोच के बताएं कि शो कॉज नोटिस
कब तक इशू हो सकता है? कुछ ना करें, बस ज़बानी बताएं आराम से। मैं कब तक बोल रहा हूं, वो कितना अरसा बोल रहा है? 15 अक्टूबर 11 के बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड आएगा? आप बताएं, रेलिवेंट डेट से गिनना शुरू करना है ना। अच्छा पहले बताएं रेलिवेंट मंथ कौन सा है जिसकी बात हो रही है? सितंबर। लेकिन उसकी रिटर्न कब जमा कराई हमने? 15 अक्टूबर। तो रेलिवेंट डेट क्या है? 15 अक्टूबर। आप कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि व्हाट इज शो कॉज नोटिस, 5 साल कब खत्म होंगे? असल में ना 30 जून 12 से गिनना शुरू करना है। 30 जून 12 से। तो 30 जून 13, 14, 15, 16, 17। बाय 30 जून 17 आ शो कॉज नोटिस कैन बी। अच्छा 30 जून 17 को करना है या 30 जून 17 तक? एज्यूमिंग द शो कॉज नोटिस इज इशूड ऑन 12 जून 17। टाइम पे हो गया? ओ बोले ना, टाइम पे हो गया। अब हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट कैन बी मेड? चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। असेसमेंट कब तक करनी है? जून के कितने दिन? जून के कितने दिन? क्या? 18। एक्सेलेंट। 13 से लेके 30 तक गिने ना आपने उंगलियों पे। जुलाई के, अगस्त के, एक्सेलेंट। जिसने 10 बोला, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर वो लास्ट तारीख है जब तक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये नीचे वाली एग्जांपल अब आपने होमवर्क में करके आनी है। 2 तो मैंने करा दी ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, पहला सवाल, रेलिवेंट डेट क्या होती है? अगर आप टैक्स पे करने वालों में है तो पेमेंट डेट ऑफ सेल्स टैक्स। अगर आप रिफंड मांगने वालों में है तो रिफंड की डेट। और अगर आप किसी का टैक्स काटने वालों में है तो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं गुड्स की, सेल्स टैक्स की नहीं, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं। ये 3 है रेलिवेंट डेट्स। रेलिवेंट डेट पहले सवाल में ढूंढनी है, ढूंढने के बाद एक थोड़ा सा ब्रिज इस्तेमाल करना है। पहले 5 साल पे जम नहीं मारनी, थोड़ा सा ब्रिज इस्तेमाल करना है। यानी रेलिवेंट डेट से छलांग मारनी है उस ईयर एंड पे। जब ईयर एंड पे छलांग मार ली, वो 30 जून हुआ करेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपने रस्सी पकड़ के जाना है 5 साल पे। अब 5वें साल के एंड पे ही शो कॉज नोटिस इश्यू होगा या थोड़ा बहुत पहले भी हो सकता है? जब भी शो कॉज नोटिस इश्यू होगा उसके कितने दिनों के अंदर असेसमेंट ऑर्डर भेजने? 120 दिन के अंदर। अब अगर कोई बंदा जिसने ये क्लास नहीं ली आपको कहे रिटर्न जमा करवाने के बाद शो कॉज नोटिस इशू होना है 5 साल के अंदर, तो क्या उसकी ये बात सही है या गलत है? गलत है। रिटर्न जमा कराने के बाद 5 साल में शो कॉज नोटिस इशू नहीं होना। रिटर्न जमा कराने के साथ टैक्स पे हो गया, उसका नाम रेलिवेंट डेट पड़ गया, उसके बाद 30 जून पे जम मार के फिर जाना है आपने। तो अगर मैंने रिटर्न जमा करवाई 15 मार्च 2021 में, तो मैं कहां से 5 साल गिनना शुरू करूंगा? 30 जून 21 से। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। ओके, ये था जी एक सेक्शन थोड़ा सा मजे का, लिमिटेशन फॉर असेसमेंट। समझ आ गई? लिमिट क्या है, असेसमेंट कब तक इशू की जा सकती है? लिमिटेशन फॉर असेसमेंट ऑर्डर। वैसे तो हमने लिमिटेशन इसकी 120 डेज पढ़ी है, लेकिन 5 साल वाली बात भी बीच में आ गई है। लिमिटेशन फॉर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर बाय कमिश्नर, ये सेक्शन की हेडिंग है जी। लिमिटेशन फॉर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर बाय कमिश्नर। जी ठीक है भाई, ओके। जब होंडा फेल्स टू विदहोल्ड द सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स विदहोल्ड करना भूल जाए,
अभी हुकूमत ने ज़बरदस्ती क्या कहा था, नॉर्मल रूल तो होता है टैक्स काटना नहीं होता, सेल्स टैक्स में आमतौर पे टैक्स काटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जनरल टायर ने टैक्स कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को जमा करा देना। टैक्स काटने का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है, तो आमतौर पे टैक्स काटा नहीं जाता, लेकिन अगर टैक्स काटने वाला काटना भूल जाए तो क्या करें? वेयर होंडा फेल्स टू विदहोल्ड द सेल्स टैक्स, या काट ले फेल्स टू डिपॉजिट इट। डिपॉजिट कहाँ कराते हैं वैसे टैक्स काट के? गवर्नमेंट के खजाने में। या डिपॉजिट करना भूल जाए, द ऑफिसर शेल आफ्टर अ शो कॉज नोटिस पास एन असेसमेंट ऑर्डर। समझ आई बात थोड़ी थोड़ी? द ऑफिसर शेल आफ्टर शो कॉज नोटिस शेल पास एन असेसमेंट ऑर्डर। तो ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, पेपर में 2-3 नंबर का सवाल आएगा। ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है? शेल आफ्टर शो कॉज नोटिस पास एन असेसमेंट ऑर्डर टू डिटरमिन एंड रिकवर द डिफॉल्टेड अमाउंट। शो कॉज नोटिस का मकसद क्या होगा और असेसमेंट ऑर्डर का मकसद क्या होगा? बोलें। टू डिटरमिन, नंबर 1 डिटरमिन निकाला जाएगा और फिर निकाल के टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स कैलकुलेट करके री कवर किया जाएगा डिफॉल्ट, एंड इंपोज पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। पेनल्टी होता है जुर्माना और डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। इन दोनों में फर्क है। असल में आपने टैक्स 4 दिन लेट जमा कराया, इसको कहते हैं 4 दिन का जुर्माना पड़ेगा, इसे कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। पेनल्टी ये होती है कि तुम होते कौन हो टैक्स लेट जमा कराने वाले, 10,000 और दो, ये होती है पेनल्टी, ये होता है जुर्माना। तो आमतौर पे कॉलेजेस में पेनल्टी इस तरह ली नहीं जाती, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लिया नहीं जाता, लेकिन कोई बच्चा महीना फीस लेट जमा कराए उसे डिफॉल्ट सरचार्ज कम पड़ेगा, कोई बच्चा 2 महीने फीस लेट जमा कराए उसे डिफॉल्ट सरचार्ज ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हो सकता है पेनल्टी दोनों के लिए हम बराबर रख दें कि बस तुम होते कौन हो ये हरकत करने वाले। पेनल्टी होती है जुर्माना और डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। अच्छा जी, अच्छा इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे क्योंकि ये हमने सेक्शन 124 में पढ़ना है, चैप्टर 15 हमारी बुक का भी रहता है, तो वहां से ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अब माय डियर चंद जुर्म हैं, उनकी सजा पढ़ लें। पहले जुर्म पढ़ लेते हैं। जब जानबूझ के, दोनों का एक ही मतलब है मेरे ख्याल से, कुलूयन धोखा देने की नीयत से या जानबूझ के, जब जानबूझ के एक टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स और शॉर्ट पेड, बोलें हैज नॉट पेड और शॉर्ट पेड, और क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड विच इज नॉट अलाउड, और ऑब्टेन्ड अ रिफंड दैट इज नॉट ड्यू, जो आपका बनता नहीं था, तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले ना ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू करेगा, फिर आपके घर क्या भेजेगा? असेसमेंट ऑर्डर। फिर आपके घर क्या भेजेगा? असेसमेंट ऑर्डर। असेस में 4 ऐसे आते हैं, तो ऑफिसर आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस शैल पास एन असेसमेंट ऑर्डर। आगे यार वही लिखा है जो भी याद किया है, टू डिटरमिन, बोले ना, एंड रिकवर द अनपेड टैक्स और अनलॉफुल रिफंड या गलत रिफंड, एंड शैल इंपोज पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। आप बताएं जी 3 जुर्म जिनकी सजा में आपके घर शो कॉज नोटिस भी आया करेगा और आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भी आया करेगा, वो 3 जुर्म बताएं। नंबर 1 हैज नॉट पेड सेल्स टैक्स। मेरे से मिसालें सुनते रहें, लिखने की जरूरत नहीं। हैज नॉट पेड सेल टैक्स, आपने 118 रुपए के टायर बेच दिए, 18 रुपए गवर्नमेंट को ना जमा कराए। हैज शॉर्ट पेड सेल्स टैक्स, 118 में से आपने 18 रुपए में से 16 रुपए जमा करा दिए, 2 जमा नहीं कराए। क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड विच इज नॉट अलाउड, आपने एक्सपोर्ट सेल की ही नहीं और रिफंड ऑन 0 रेट सेल आपने न्यूमेरिकल में शो कर दिया, तो ये क्या हो गया? क्लेम्ड इनपुट टैक्स और रिफंड विच इज नॉट अलाउड, और ऑब्टेन्ड अ रिफंड, और उल्टा रिफंड ले भी लिया एक्सपोर्ट सेल का जो कि बनता ही नहीं था। तो ये 2-3 जुर्म है, इनकी सजा बताएं क्या है? द ऑफिसर, बोले इन जराइम की सजा। द ऑफिसर,
आफ्टर इशुइंग अ शो कॉज नोटिस। जज्बाती नहीं होना, वो जमाना चला गया कि ए भागता हुआ आया और आके डायरेक्ट काटे, भोंग के काटा करे ना, ताकि हम भी थोड़ा सा जरा कुछ कर लें बीच में दरमियान में। वो जमाने तो चले गए, अब एकदम नहीं काटना, ये जमाना चेंज हो गया अब। द ऑफिसर आफ्टर बार्किंग शेल बाइट, बार्किंग के बाद बाइट किया करें, जज्बाती ना हुआ करें, ठंडा करके खाएं। टू डिटरमिन एंड रिकवर अनपेड टैक्स। अच्छा, अगली बात तो बड़ी आसान से लिखी हुई है, पॉइंट 2 का उर्दू में तर्जमा लिख लें। किसी परचेज की रसीद गुम है तो आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। ये तो ज़ाहिर सी बात है ना, किसी परचेज की रसीद गुम हो गई तो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, रसीद हाथ में होनी चाहिए, होल्ड इनवॉइस। किसी परचेज की रसीद गुम हो गई तो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। जनरल टायर से आपने टायर खरीदे, बिल गुम गया, फिर आप भी गुम जाए। कितने एक बजे आ जाएंगे दोबारा? आज तो क्योंकि थ्योरी को पढ़ी नहीं मैंने, अभी साथ साथ ही आपको याद भी करवा दूंगा। 2:30 बजे कर लें, न्यूमेरिकल एक कर लेंगे, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिक्रा सही है ना? इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पता नहीं यार, अब ये जिनको पता नहीं होगा ये मुहावरा है तो वो फिर परेशान होंगे। ऐसे ही है ना? खैर है, चलो भेज देते हैं ग्रुप में R2। चलें जी, आगे बढ़ें। हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहे थे। याद करें जी, वे ड्यू टू collusion or deliberate action, a person has not paid tax, claimed input tax credit which is not admissible, और obtained refund, यानी कि claimed input tax credit which is not allowed। आपने ऐसा input refund ले लिया जो अलाउ नहीं था। claimed input tax credit और refund which is not allowed, जो अलाउ ही नहीं था वो आपने ले लिया, यानी फेक इनवॉइस का परचेज माइनस कर ली, ये माइनस कर लिया। The officer after issuing a show cause notice shall pass an assessment order to determine and recover unpaid tax or online shall impose penalty. The officer may disallow input। ऑफिसर का अगर दिल चाहे तो इनपुट को क्या कर दिया करेगा? If taxpayer is unable to provide a receipt, अगर आप क्या क्या दिखाने से इनकार कर दें? रसीद या इनवॉइस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कभी वेयर अ टैक्स इज नॉट लगा, जब कभी टैक्स लगा ही नहीं, it shall be recovered as a tax fraction of 18 divided by 118 of the VOS। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पे फ्रैक्शन लगा के आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। डन। टैक्स फ्रैक्शन क्या होती है? 18 डिवाइडेड बाय 118, लेकिन 118 फिर फुल प्राइस पड़ी होगी, तो 2,36,000 की आपने कोई चीज बेची, तो 2,36,000 डिवाइडेड बाय 118 ज़रब 18 कितना आ जाएगा? 2,36,000, कैलकुलेटर ना पकड़े, 2,36,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18, 36,000 आ जाएगा। उस पर टैक्स लग, बस वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना होगा। तो अगर आपने कभी टैक्स नहीं दिया तो वो टैक्स फ्रैक्शन लगा के रिकवर हो जाएगा। अच्छा जी, रिएक्शंस करने से बेहतर है कि आप लोग पढ़ लें इस टाइम, छोड़ दें मोबाइल। अजीब, यानी अब घर बैठे हुए हैं तो कोई, यानी कि बारिश है तो टाइम ज़ाया करो। अजीब, वैसे लेक्चर कैसे ले रहे हैं? हमने भेजा नहीं, लेक्चर ले रहे हैं चुपे। अच्छा, वो भी नहीं अभी तक भेजा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जी, 11D में आ जाए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर एक बंदा फेल हो जाए रिटर्न फाइल करने से, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भाई उस बंदे की होती है जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई
उसको हमने नोटिस दिया था रिटर्न जमा करवाओ, फिर भी जमा नहीं करवाई, उस बंदे की होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई, उसकी नहीं होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जज होता है बेस्ट जज करना उसको किसका कितना टैक्स बनता है। एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, उसकी नहीं होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, उसको हमने नोटिस दिया कि रिटर्न जमा करवाओ, उस ढीठ ने फिर भी जमा नहीं करवाई, इसकी क्या होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, नहीं, इसकी नहीं होगी। इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न आफ्टर नोटिस भेजा था फिर भी इसने रिटर्न जमा नहीं कराई, नोटिस भेजा था फिर भी इसने रिटर्न जमा नहीं करवाई, या वो बंदा जो अपने रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दे। आफ्टर अ शो कॉज नोटिस इज इशूड, जब उसको शो कॉज नोटिस इशू हो जाए तो उसके बाद रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे। ये हो गए जुर्म नंबर 1, जुर्म नंबर 2। सब्र करें, सब नोट कीजिएगा, अभी सजा सुन लें। द कमिश्नर में, बोले जरा, द, वो बेटा ऐसे हो गया, द शेर आ गया, बोले जी, द कमिश्नर में का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेस्ड ऑन मोटी इंफॉर्मेशन एंड मे चार्ज पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज। असल में मोटी इंफॉर्मेशन का मकसद ये है कि वो जब अपने रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा ना, तो फिर इधर उधर से इंफॉर्मेशन पकड़नी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट से, लोगों से पूछना पड़ता है इन्होंने कितनी गाड़ियां बेची, ये सब कुछ। अब 2 जुर्म बताएं। अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना करवाए और आप उसको नोटिस भेजें फिर भी रिटर्न जमा, एक ये जुर्म है। दूसरा जुर्म है, एक बंदे को शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया है और उसके बाद उसने जब असेसमेंट ऑर्डर होने लगा था तो अपने सारे रिकॉर्ड छुपा के लिफाफे में डाल के घूमता रहता, कहते मैं नहीं दिखाऊंगा। डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वेस्टेड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आफ्टर अ शो कॉज नोटिस इश्यूड। इन दोनों बंदों का क्या करें? द कॉमी में, बोले द कॉमी में, द कॉमी में मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर इसको बेस्ट जज कर लें, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। CIR होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के पूछे मोया कौन सी, मरा कौन था। खड़क सिंह के खड़कने से एंड वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर 3, सर ये 2 कौन खा गया? क्लास के बता के इस तरह के सवाल ना पूछा करें। वो पॉइंट 3 है, 2 होया अगर डिलीट हो गया होगा। नहीं सर, ये 2 में क्या था लिखा हुआ था? तू है ना बाने याद कर ले, बड़ी गाल। अच्छा जी, इफ अ पर्सन, इतनी ना किया करें हमारे साथ, कभी आप आके देखें हमने कैसे सेल्स टैक्स याद करना शुरू करने की नियत की थी। इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न विद इन 60 days of issuance of, if a person files the return in 60 days after assessment order, ये अजीब ही बात, नई बात आपके लिए। If a person files the return within 60 days of issuance of, यानी असेसमेंट ऑर्डर इशू करने के बाद उसे ख्याल आया कि मैं खुद ही क्यों ना जाकर रिटर्न जमा करवा दूं, ये तो मेरे साथ बहुत हो गई है। भाईजान असेसमेंट ऑर्डर एक बदनामी होती है। क्या पूरे महल्ले में वो खाला रशीदा थे मुंडे नू बढ़िया, हाँ ओनू बढ़िया, वो कितने जा रहा सी, वीडियो आई है। तब आजकल तो लोग इस तरह की बातें पूछते हैं, अजीब लोग हैं। तो असेसमेंट ऑर्डर के बाद आपको ख्याल आया कि मैं जाकर रिटर्न जमा करवा दूं। अच्छा, हो सकता है पहले आपने रिटर्न जमा ना करवाई हो, तो असेसमेंट ऑर्डर के बाद अगर आपको जाके ख्याल आए रिटर्न जमा करवाएं तो क्या करें फिर? इफ अ पर्सन फाइल्स रिटर्न विद इन 60 days ऑफ इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर एंड पेज द टैक्स, और टैक्स भी पे कर दे, लेट पेमेंट में इंटरेस्ट भी पे कर दे और जुर्माना भी पे कर दे, द शो कॉज नोटिस एंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शेल बी
कैंसल, फिर ये दोनों चीजें क्या कर दी जाएंगी, कैंसल कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी, कैंसल। एक मिनट पहले मेरी गाल सुन लो, पहले मेरी गाल सुन लो। असल में इसकी रीजन ये है कि जब सिस्टम एफबीआर के सिस्टम में ये डल जाता है ना कि इस बंदे को शो कॉज नोटिस गया था और असेसमेंट ऑर्डर गया था, तो इसका मतलब हो जाता है कि एफबीआर के सिस्टम में ये एक दफ़ा बदनाम हो गया है। बाहर के मुल्कों में आपने अक्सर सुना होगा कि जिस वक्त किसी का चालान होता है तो वो एक पॉइंट उसका काट लेते हैं या कुछ पॉइंट्स अलॉट करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, आपका 10वीं दफ़ा भी चालान हो रहा है तो उनको नहीं पता पहले नौकर आके आया पिछली गली में, ठीक है। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि जब बदनामी होती है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि 8-10 दफ़ा जब वो चालान करें तो उसका लाइसेंस ही वो लोग कैंसिल कर देते हैं। इधर तो इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम नहीं पाकिस्तान में अभी तक ऐसा, तो वो लाइसेंस ही कैंसिल कर देते हैं। एफबीआर के सिस्टम में अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाए और फिर आपको असेसमेंट ऑर्डर आ जाए तो एफबीआर का सिस्टम बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि आइंदा भी मुहतात रहें, ये बंदा गड़बड़ है। अब आपके पास बचने का एक तरीका है कि आप असेसमेंट ऑर्डर के 60 दिनों में रिटर्न जमा करवाएं, तो सिस्टम ऐसे डिलीट करेगा जैसे वो गुनाह आपने किया ही नहीं। जैसे तौबा नहीं करते आपने सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ में तौबा कि अल्लाह कर दे माफ, अल्लाह वो भी हो गया था, वो भी हो गया था, अल्लाह ये भी हो जाता है अल्लाह, तो सब सिस्टम सब डिलीट कर देता है। तो इस तरह सब माफ हो जाएगा। बता दें माफ कराने के लिए कैसे तौबा करें, तौबा का तरीका बताएं, तौबा का तरीका बताएं। इफ अ पर्सन, इससे पहले तो जुर्म था ना, जुर्म था, और दह से आगे क्या थी, सजा। तौबा का तरीका, इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न विद इन ऑफ इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर एंड पेज द टैक्स, टैक्स भी पे करें, डिफॉल्ट सरचार्ज भी पे करें और पेनल्टी भी। लेकिन फिर फायदा क्या होगा, सब कुछ तो पे कर दिया ना, पेनल्टी माफ हुई नहीं, फायदा तो होगा। एफबीआर का सिस्टम भूल ही जाएगा कि आपने कुछ किया था। तो आपको खुशी की खबर है, द शो कॉज नोटिस जो आपको हमने भेजा था और आपके घर जो क्या भेजा था, दिस ऑल शेल बी कैंसल्ड फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से उड़ा दिए जाएंगे इन चीजों। ये शरीफ इंसान था, छोड़ दें इसको, डन। तो ये जी फायदा होगा आपको। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जब कभी एफबीआर ने कोई कंडीशंस लगा दी हैं आपका मिनिमम टैक्स निकालने के लिए, ये उसके लिए लगती हैं जो बंदा रिटर्न ही जमा नहीं कराता, तो ऑफिसर फिर मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी निकाला करेगा। ऑफिसर शेल डिटरमिन मिनिमम टैक्स। अच्छा, मिनिमम यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ सेल का 1.25 नहीं है, यहाँ कुछ और है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलें छोड़ें, पॉइंट 4 को पढ़ लीजिएगा, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे, ये कोई इतना मेरी नज़र में वो नहीं है। अच्छा जी, आखिरी बात पढ़ लें क्योंकि ये बड़ी आसान सी है और फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कल होमवर्क वाला हो गया था सवाल, ठीक है। शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, हाँ उसी को करना है सवाल को, उसी सवाल को करते हैं अभी। शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस है मतलब क्या कि आपका आउटपुट है 100, आपका इनपुट है 70, तो पेएबल कितना है, यू पेड 28। ओए होए होए, आप बताएं शॉर्ट पेड अमाउंट कितनी है, शॉर्ट पेड अमाउंट कितनी है 2। एक मिनट, दिस इज रिकवरेबल विदाउट नोटिस, ये आपसे रिकवर की जाएगी, आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा। मिसाल इसकी, शो कॉज नोटिस होता है बार्किंग करना। अगर आप डॉगी की दुम को खुद छेड़ के गए हैं, वो सोया हुआ था, अब डॉगी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि ऐसे बंदे को बार्किंग करके बाइट नहीं किया जाएगा। नाउ वे विल टुगेदर, छह इधर से आएंगे, छह इधर से, कहना है। अब देखें आपने एफबीआर से खुद पंगा लिया है। अच्छा, एफबीआर को तो चाहिए कि आपका 28 ना ले, एफबीआर के पूरा 30 लेके आए। एफबीआर को तो, बैंक को तो चाहिए था
कि आपका 30 टैक्स बन रहा है तो 30 लेता। नहीं भाई, बैंक ये नहीं करता। बैंक कहता है जितना आ रहे हैं आन दो। आप 28 तो जमा करा के जा रहे हैं ना, तो ये बिजली का बिल तो है नहीं कि बिजली मीटर कैंसिल हो जाना है। अगर आपकी रिटर्न कह रही है 30 का टैक्स है और आप 28 जमा कराने जा रहे हैं, तो एफबीआर वालों ने कहा हुआ है नेशनल बैंक को, ले लेना 28 तो ले लेना, 28 लाख तो रख लो ना, छोड़ो, बाकी 2 लाख का फिर देखते हैं। यहाँ ये बैंक मना नहीं कर देता, जाओ यार नहीं यार पूरा लेके आओ, नहीं, बैंक कहता है आन दो। तो इसलिए मेरे भाई, दिस शॉर्ट पेड अमाउंट इज रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस। इसमें आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ये तुसी खुद पंगा लिया। भाई लाइव शॉवर बाहर जाके ले लें आज आप। बड़ी जल्दी भीग गए, वो खुश्क हो गए। ये लिख लिया सारा। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन pays the tax less than indicated in his return. What is indicated in his return? What is paid? What is paid? What is indicated? Where a registered person pays 28 less than 30. The short paid कितना? लेकिन उस पर ना इंटरेस्ट भी लगेगा, जितना आपने लेट जमा कराया 2 रुपए। जाहिर बात है 2 रुपए आप लेट जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। Shall be recovered from him by stopping removal of goods from business premises. उसकी दुकान को ताला लगा दिया जाएगा, अब आप दुकान से चीजें निकाल के बेच नहीं सकेंगे। एंड थ्रू अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट, और आपके बिजनेस बैंक अकाउंट हमेशा के लिए क्या कर दिए जाएंगे? बंद कर दिए जाएंगे। आप बैंक अकाउंट से पेमेंट्स, ये 2 तरीके होते हैं सजा देने के। तो एक बंदे को कैसे तंग किया जा सकता है? एक तो ये है कि उसका सामान दुकान में बंद कर दो और सामान बेचने ना दो। दूसरा तरीका तंग करने का, उसके बैंक अकाउंट को बैंक से कह के, ऊपर के लेवल से कह के सीज करवा दो, अब वो बैंक से पेमेंट ना कर सके, तो बस अब वो तो फिर रोएगा। लेकिन ये सारा हम उसके साथ करेंगे विदाउट गिविंग हिम, उसको 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 बार्क नहीं करेंगे। नो बार्किंग, नो बार्किंग, नो बार्किंग, नो वार्निंग, डायरेक्ट बाइटिंग। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गुंजाइश है कि अगर आपने पेनल्टी लगानी है ना, मैं आपको सुबह से फर्क बता रहा हूं डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी में। डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, पेनल्टी होता है तुम होते कौन हो ये करने वाले, जुर्माना भी दो। अगर आपने पेनल्टी लगानी है ना, तो उससे पहले उसको शो कॉज नोटिस दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप उसको बुला के केस सुने, आप उसे कहें यार 30 लाख बन रहा था, तूने क्यों 28 लाख दिया? मेरी बेटी की शादी थी और वो आ गए थे, कह रहे थे सोफा नया चाहिए। अब ये रोने लग गया, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। जाओ यार जाओ, तुम्हें पेनल्टी माफ करते हैं। अगर आपने उस पर पेनल्टी लगानी है ना, पेनल्टी इस बंदे पे लगानी है, तो पेनल्टी लगाने से पहले ना इसको शो कॉज नोटिस दें। लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज अगर लेने या ओरिजिनल, इसको मैं कहूंगा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये 2 रुपए तो प्रिंसिपल आपने मारा है, बेसिक अमाउंट मारी है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है उस पर इंटरेस्ट, और एक होता है जुर्माना। तो 3 सजाएं हैं। सजा नंबर 1, सजा पहली सजा तो नहीं है 2 रुपए आपने देने हैं, ये सजा क्या है? ये तो आपने देने हैं 2 रुपए आपने देने हैं, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन जो जुर्माना आपसे मांगा जाएगा वो देने से पहले आपको क्या इशू किया जाएगा? लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज और वो जो मांगा जाएगा उससे पहले शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, उसी तरतीब से, अब ये तो आसान सा सेक्शन था यार, ये तो फारग सा था। उसी तरतीब से चीजों को याद करें जिस तरतीब से हमने की है। वापस आए 11G से हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी आज 582। बोलें जी, पॉइंट 1 को आंखों के सामने रखे। द शो कॉज नोटिस, जरा याद कर लें इधर ही, द शो कॉज नोटिस, क्योंकि आज आप लोगों ने शाम को जो है वो चाय भी पीनी है असर से मगरिब जो है बाहर बैठ के, तो इसलिए टाइम आपके पास नहीं होगा। द शो, समोसे, द शो, यही चीजें अरेंज करते रहो, बाकी सीए छोड़ो। द शो कॉज नोटिस shall be issued within 5 years from the end of the financial year in which the relevant date falls. लेकिन जब आप शो कॉज नोटिस इशू कर दें तो अगला काम क्या करना है? अब अगला फिक्रा पढ़ें।
एन ऑर्डर, नहीं इस तरह तो याद नहीं रहेगा, एन असेसमेंट ऑर्डर, एन असेसमेंट ऑर्डर शेल बी पास्ड विद इन ऑफ इश्यूएंस ऑफ और इन एक्सटेंडेड पीरियड एक्सटेंशन में एक्सीड 90 डेज। लेकिन तीन चीजें ना गिने, अगर टैक्स पेयर कहीं गायब हो गया, अगर टैक्स पेयर ने स्टे ले लिया, अगर टैक्स पेयर किसी और के पास मसला हल कराने चला गया, तो इस टाइम को इस 120 दिनों में ना गिने, ना गिने, ऐड ना करें, नहीं बस गिने मत, काउंट करना बंद कर दें, ठीक है। रेलिवेंट डेट क्या होती है? अगर टैक्स पे करने वाला सिनेरियो है तो डेट ऑफ पेमेंट, अगर रिफंड मांगने वाला सिनेरियो है तो डेट ऑफ रिफंड, और अगर आपने किसी का टैक्स काटना है तो जिस वक्त आपने उसको पेमेंट की थी टायर्स की। इसके बाद हमने पढ़ा था, ओ ये तो आसान था, जब कभी होंडा बोले जनरल टायर का टैक्स ना काटे तो ऑफिसर आफ्टर बार्किंग में बाइट, बार्किंग के बाद बाइट करेंगे टू डिटरमिन द अमाउंट, जिसमें आपकी अमाउंट निकालेंगे जो आपने टैक्स नहीं काटा और रिकवर कर लेंगे आपसे। अगर आप तीन जुर्म करें, अगर आप तीन जुर्म करें, टैक्स पे ना करें, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें या गलत रिफंड ले लें, तो द ऑफिसर आफ्टर बार्किंग शेल बाइट, आगे वही बात, आफ्टर बार्किंग शेल बाइट टू डिटरमिन एंड रिकवर, वो नीचे से ही बात मिलाते हैं। पॉइंट 2, अगर आपके पास की कोई रसीद वगैरह गुम हो गई है तो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, ये तो आसान सी बात है। और अगर आपने इससे टैक्स नहीं लिया लगाया तो वो 118 डिवाइड बाई 118 ज़रब 18 करके रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन ये डिवाइड बाई 118 तभी होगा जब VOS फुल प्राइस पे पड़ी होगी, वरना तो शायद डिवाइड बाई 100 ज़रब 18 या 18% लगा के टैक्स रिकवर हो। और अगली हेडिंग है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें भाई याद होगा दो जुर्म है, एक बंदे को हमने नोटिस भेजा कि रिटर्न दे दो, उसने फिर भी रिटर्न नहीं दी, एक ये जुर्म है, और वो बंदा जो शो कॉज नोटिस मिलने के बाद अपने रिकॉर्ड्स गायब कर दे और दिखाने से, इन दोनों बंदों को क्या सजा देनी है? द ऑफिसर में मेक अ बेस्ट जजमेंट। ये कुछ और असेसमेंट है, ये इस असेसमेंट से थोड़ी हट के होती है, इसका नाम क्या है? बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बहरहाल इसी तरह की होती है। और फिर आप असेसमेंट ऑर्डर के 60 दिनों के अंदर अगर खुद ही रिटर्न लेके आ गए तो फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर आप ऐसा करें कि आपको शो कॉज नोटिस और जो असेसमेंट ऑर्डर आपको हमने भेजा था ना, वो सारा आपका क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और अगर FBR ने आपका मिनिमम टैक्स निकालना है तो ऑफिसर आपका मिनिमम टैक्स निकाल के दे देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये रट्टा ही मारना है, ये कोई मिनिमम टैक्स इसका हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और ये तो बड़ी आसान सी बात थी। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, बोले पेज टैक्स, पेज टैक्स पे उंगली इस पे रखें, पे सॉरी इस पे, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन रिटर्न, the short paid shall be recovered from him by stopping removal of goods and through attachment of business bank account। अच्छा जी, शुरू में हमारे जो 10 मिनट मादरत लेट क्लास शुरू हुई, तो जिसने इधर उधर कॉलेज में जाना है वो जाएं, ये वाले 10 मिनट ऑनलाइन ले लें। बहरहाल इंशाल्लाह पार्ट बी भी होगा। चलें निकालें कल वाला न्यूमेरिकल, पार्ट बी इंशाल्लाह 2:30 बजे करेंगे। निकालें कल वाला न्यूमेरिकल किधर है? हाँ जी, चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 667। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स। अच्छा, दो अलग अलग न्यूमेरिकल हैं ये, 2 डिफरेंट पर्सन्स, 2 अलग अलग न्यूमेरिकल हैं, इनको जो है वो आपने करना है। अब पहला न्यूमेरिकल बताएं किसका है, और दूसरा न्यूमेरिकल शान का। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बता दें, क्या करेंगे जल्दी से बताएं, इसका क्या करेंगे? 18% लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? और है ही नहीं भाई ये, इस पे लगाना क्यों है? इस पे क्या लगाएंगे? 18 जमा 4। किस कॉलेज में क्लास है इनकी? क्लास तो कोई नहीं है, ऐसी जा। किस कॉलेज में?
है। चलिए चलिए, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपने साथ वाले का। एग्जाम गुड्स, फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, नोट ए को देख लेते हैं। उसके सॉरी ये परचेजेस हैं। ओहो, मैं सेल्स समझ रहा था, मादरत भाई। जो मर्जी पढ़ा दो आपको टेंशन नहीं होती मुझे, अल्लाह का शुक्र है, जो मर्जी पढ़ा दो भाई। मैं यही कहता हूँ, केड़े पिंडू आए हो, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सेल 18 जमा 4, ये एग्जेम्प्ट सेल, और ये 08 सेल। चलें जी भाई जान, हमारे पास भी फोन है, वो भी बचता है। जी, वर्किंग नंबर 1, क्या है, तस्वीर खींच लीजिएगा, क्या नोट करना है, तो कल होमवर्क में तो किया ही हुआ है जी। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 3500 करना है साथ साथ, इट्स अप टू यू। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जी माय डियर बोलें कितनी है, लेकिन साथ ना आदत डालने इनएडमिसेबल लिखने की। कोई लिख रहे हैं वैसे घर में इनएडमिसेबल साथ? परचेजेस के साथ बस लिखना है, जिनको डेड करना है इनएडमिसेबल। आगे माय डियर, फिक्स्ड एसेट इन केस ऑफ ताहा, नोट ए पढ़ना है ना, इन केस ऑफ ताहा द मशीन इज यूज्ड फॉर, तो इसको ना अभी यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज, इसको ना अभी थोड़ा सा 2.1 में ले जाएं, फिर मैं इसको देखता हूं क्या करना है। इसको 2.1 में ले जाएं। वर्किंग 2 किसकी है? अपोर्शनमेंट। वर्किंग नंबर 2.1 जी, परचेज ऑफ मशीन कितना? इस पे लगाएं 18%, क्योंकि फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर खरीदी है। 5000 जरा 18%, 900 परचेज ऑफ मशीन। ओके माय डियर, चलें इसको अभी तकसीम कर देंगे। सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड, टैक्सेबल सेल, ये कौन सी वाली? नो फर्दर टैक्स। और ये कौन से वाली? फर्दर टैक्स। न्यूमेरिकली है ना आज। नो फर्दर टैक्स वाली कितनी है बता देना। सेल टू रजिस्टर्ड कितनी है? 0। और सेल टू अनरजिस्टर्ड 2000। सेल अनरजिस्टर्ड 2000। क्लियर? नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट सेल 3800 और 0 रेट 2500 जी। एग्जेम्प्ट टैक्सेबल 0 जी। एग्जेम्प्ट और 0 2500। ठीक है जी, सवाल का डेटा खत्म हो गया। तो अब टोटल्स करना शुरू करते हैं और फिर ये देख लेंगे ये मशीन किस मकसद के लिए है। 0 ठीक है जी। 2000 ये क्या आ गई? सेल कितना? काली को लाया जाए, बादशाह सलामत, आज काली मर गई। ये जो इनपुट आता था काली वाला, ये वो जो 0 काली वाला आता था। अब लाल वाला भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी मशीन नहीं है जो तीनों के लिए इस्तेमाल हुई, तो लाल वाला भी नहीं है। अब सिर्फ रह गया 900। 900 को नए तरीके से कहां भेजना है?
वो देखाते हैं। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज उसने क्या लिखा हुआ है, किस किस के लिए इस्तेमाल हो रही है। इन केस ऑफ ताहा द मशीन इज यूज्ड फॉर exempt as well as zero rates। अच्छा, आज उसने टैक्सेबल नहीं लिखा, मैंने टैक्सेबल में 18 और 0 दोनों आ जानी थी। दिस मशीन इज यूज फॉर exempt and zero rate sale। 900 डिवाइडेड बाय 2500 ज़रब 2500, हाँ जी 350। यार अब आप बड़े हो गए हैं, बैलेंसिंग निकाल लें आप, बस बहुत टाइम लगता है। 900 माइनस 357 543, ऐसे टाइम ना जाया किया करें, बस बड़े हो गए हैं। डिवाइड बाय 2500 जमा 3800 ज़रब 3800 करना था यहाँ 543। चलें जी, इसको यहां पे डाल दें इनपुट मशीन। खुदा के लिए यार इसको टोटल ना कीजिएगा, ऑलरेडी टोटे करके ला रहे हैं तो इसके टोटल का कोई फायदा नहीं होगा। अब इसको कहां पार कराऊं, 357, और इसको कहां पार कराऊं, और खुदा के लिए इसके टोटल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ना ये काली है ना ये लाल है, ये काली लाल नहीं है, ये तो नीली है, ये हरी है, ये इस तरह की चीजें। आगे फेस तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना लेंगे। फेस में इस सेल के ऊपर फेस इसको ले लें और इसको टिक कर लें, ऐसे ही। फेस 2360 लेस इनपुट एक्चुअल प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड 0, 90% ऑफ 320। लेकिन भाई प्लीज अब नीचे कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं है, कितना माइनस करना चाह रहे थे, 0, और लोअर भी क्या है, तो फिर मेरे ख्याल से तो कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कोई बूंगा ही होगा जो लिखेगा कैरी फॉरवर्ड। हाँ हाँ कर दें। लेस इनपुट मशीन, हाँ ये वाला उठाए, ये देखें, सॉरी उठाया नहीं जा रहा, इस किस्म की जितनी बातें करा लो। ऐड सर, इतना छोटा सा मेडिकल भी आ सकता है जिसमें चीजें हर जगह गायब हों। मैं तो लेट गया, मैं तो देख के 4% ऑफ 2000। कितने लोगों का 100% ये सही हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोग्राम। 4% ऑफ 2000 refund on zero rate 357, refund on zero rate 0 plus 357 ताहा को फारिग कर दिया, शान को इंशाल्लाह अगली क्लास में फारिग करेंगे। हाँ ओहो, ये एक चीज़ है वैसे, 90% रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये मैंने बतानी है आपको, फिर किसी मेन क्लास में बताऊंगा, उसको छोड़ दें अभी जो सोल्यूशन में लाइन लिखी हुई है। सही बात है, इस पर 90% रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी, लेकिन वो बात मैंने फिर कभी बतानी है, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, छोड़ दें आप लोग, इसी तरह कर दीजिएगा फिलहाल।